Good morning, everyone. Myself, Dr. Rashmi Goyal. I am visiting faculty in School of Open Learning, University of Delhi. This is class for BCom program semester 3 students. The subject I will take is company law. The whole company law is divided in 5 units. So today we are taking up first unit. तो on an average अगर उसकी वेटेज की बात करेंगे तो 5 यूनिट हैं, तो अगर 75 नंबर का पेपर होता है, इफ इट इज ऑफ 75 मार्क्स पेपर, तो जो यूनिट 1 है वो आपकी 15 मार्क्स की होती है, बट आप लोगों का पेपर 100 मार्क्स का होता है, तो ऑन एन एवरेज इट विल कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स. तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, द कंटेंट इन यूनिट 1, तो वो मैं आपको एक बार बता रही हूँ. इसमें है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी. कंपनी क्या है और कंपनी के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज अ कंपनी. द नेक्स्ट टॉपिक इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ. देयर आर वेरियस लॉ रिगार्डिंग कंपनीज, जिसमें फर्स्ट इज NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल एंड स्पेशल कोर्ट्स. इसके बाद है टाइप्स ऑफ कंपनीज, जो आपने पहले कभी सुना भी होगा. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज लाइक प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, illegal association. These are the various types of company about which we will study. Then formation of company, promoters, their legal position, pre-incorporation contract, and online registration of a company. These are the various topics that we will study under this unit. So the books recommended for this are Corporate Law, that is by Anil Kumar. जो आप इसके लिए बुक्स रेफर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के लिए. पहली बुक है अनिल कुमार सर की, जिसका नाम कॉर्पोरेट लॉ है. एक है कंपनीज लॉ बाय रीना चड्डा एंड एस चड्डा. इसके अलावा एक और बुक है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ बाय भारत भूषण एंड डी कपूर. ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हो. बुक आप जरूरी लेटेस्ट लो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर 1-2 साल पुराना एडिशन भी आपको मिलता है तो वो आप उसको लेके यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है पीछे 1-2 साल में. तो लेटेस्ट मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर आपको कोई पुराना एडिशन भी मिलता है 1-2 साल पुराना, तो वो आप उसके लिए यूज कर सकते हो. ठीक है, बट आपको ये इंश्योर करना है कि द बुक विल बी कवरिंग होल ऑफ योर सिलेबस. आपका जो भी सिलेबस है आपको वो मिल गया होगा SOL की वेबसाइट से, तो जो भी बुक यूज करेंगे आप, उसका आपका पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए. तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद दिस यूनिट 1 इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज मीनिंग ऑफ कंपनी. कंपनी क्या है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट 2013 जो हमारा लेटेस्ट अब एक्ट चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 का चल रहा है वो, तो उसके सेक्शन 2 और सबसेक्शन 20 में आपको बताया हुआ है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. तो हर एक कोई भी कंपनी, अगर वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनकॉर्पोरेटेड है, या कोई भी पुराने कंपनी लॉ है, जैसे आपने सुना होगा कंपनीज एक्ट 1956, ऐसे अगर किसी और एक्ट के अंदर भी अगर आपकी कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, तो वो आपकी कंपनी मानी जाती है. ठीक है, इसके अलावा प्रोफेसर हेने है. प्रोफेसर हेने ने कंपनी के लिए क्या बताया? अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन which is an artificial person created by law, having a separate entity with perpetual succession and a common seal. इसका क्या मतलब है? कोई भी कंपनी, if it is an incorporated association, अगर उसका incorporation हुआ है, कैसे? जो हमने अभी ऊपर वाले सेक्शन में पढ़ा था कि it should be incorporated under the act, either in the Companies Act 2013 या कोई भी पुराने कंपनीज एक्ट है, किसी भी एक्ट के अंदर वो रजिस्टर इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए तभी. दिस इज द फर्स्ट फीचर कि इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी ऑफ द एक्ट. किसी भी एक्ट के अंदर वो इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए. अगर वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो उसको कंपनी नहीं माना जाएगा. सेकेंडली, विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ.
तो आर्टिफिशियल पर्सन वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है. इट विल नॉट टेक बर्थ नेचुरली, कि जैसे कोई भी पर्सन है उसका नेचुरल बर्थ होता है, तो कंपनी तो ऐसे नहीं आती है. उसको कौन क्रिएट करता है? इट इज क्रिएटेड बाय लॉ. जैसे हम कंपनीज एक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर वेरियस लॉज हैं, अलग अलग उसके अंदर नियम कानून है जिसके अंदर कंपनी को बनाया जाता है. बट इट विल एक्ट लाइक अ पर्सन ओनली. ठीक है, तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन कह रहे हैं कि इट हैज ऑल द पावर्स लाइक अ पर्सन, बट इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जो लॉ क्रिएट करता है. हैविंग अ सेपरेट एंटिटी. सेपरेट एंटिटी मतलब सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कि जो कंपनी है उसकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो उससे अलग होते हैं. लाइक कंपनीज के अंदर उसके एम्प्लॉयज होते हैं, उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, उसके डायरेक्टर्स होते हैं, बट द कंपनी हैज इट सेपरेट एग्जिस्टेंस. वो उनसे उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने नाम से, हर एक कंपनी का अपना नाम होता है जिससे वो इस्टेब्लिश होती है. तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट्स शेयर होल्डर्स, इट्स डायरेक्टर्स. नेक्स्ट इज विद परपीचुअल सक्सेशन, मतलब कि इट हैज अ लॉन्ग लाइफ, कि उसके अंदर जो भी मेंबर्स है, मेंबर कैन कम, मेंबर्स कैन गो, बट द कंपनी विल रिमेन देयर. कंपनी का कुछ भी नहीं होता. पार्टनरशिप में आपने क्या पढ़ा कि अगर वहां पे पार्टनर्स जो हैं, अगर वो किसी की डेथ हो जाती है या उनमें क्या होता है कि वो पार्टनरशिप फर्म को वो डिसॉल्व कर देते हैं, बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है. इसके अंदर कोई भी इसके मेंबर्स हैं वो आते जाते रहेंगे. किसी की डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी हो गया, बट उस पे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता. कंपनी विल रिमेन देयर ओनली. एंड द लास्ट इज एंड अ कॉमन सील. कॉमन सील का मतलब क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये वैसे पॉइंट्स हम अभी नीचे डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर भी मैं ब्रीफ में बता रही हूँ. कॉमन सील का मतलब कि क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो दे कैन नॉट साइन, क्योंकि हम कह रहे हैं कंपनी के पास सारी पावर है. कंपनी अगर किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में जाती है कि दूसरी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उस कंपनी के नाम से होगा, बट ही कैन नॉट सिग्नेचर, बट इट डज नॉट हैव सिग्नेचर्स. ठीक है, वो कोई सिग्नेचर नहीं कर सकती. तो इसलिए वहां क्या होता है, उसकी एक कॉमन सील होती है. कॉमन सील का यहाँ पे मतलब स्टैंप से है कि कोई भी कंपनी है तो उसके नाम की उसमें स्टैंप उसके पास होती है. तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पे उस कंपनी की स्टैंप लगाई जाती है, और जिसपे कम से कम 2 डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए, तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और कंपनी को बाइंड कर देता है कि अब क्योंकि इस पे कंपनी की सील आ गई है, 2 डायरेक्टर्स के साइन हो गए हैं, तो कंपनी इज बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. उस कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी को परफॉर्म करना पड़ेगा. कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट. तो आई होप इट इज क्लियर मीनिंग ऑफ कंपनी. तो कोई भी कंपनी जो किसी भी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने क्रिएट किया है, उसकी सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, which has a long life and a common seal. तो जिसके भी अंदर ये सारे फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, that will be called as a company. उसको कंपनी कहते हैं. अच्छा, लॉ है, लॉ आप पहले भी पढ़ के आए हुए हो, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग कि इसमें आपको सेक्शंस मिलते हैं, हर जगह आपको सेक्शंस मिलेंगे. तो इसमें आपके ऊपर ऐसा नहीं है कि आपको सेक्शन लिखना ही है. लिखो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, बट गलत नहीं लिखना है. अगर आपको करेक्ट सेक्शन आप याद कर सकते हो तो आप सेक्शन लिखिए, क्योंकि गलत लिखने पर नंबर जरूर कट जाएंगे. नहीं लिखने पर नंबर नहीं कटेंगे, पर गलत लिखने पर नंबर कट जाते हैं. तो अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते तो भी कोई बात नहीं. नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी. कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स वही जो हमने अभी ऊपर डेफिनेशन में पढ़े हैं. फर्स्ट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स which is created by registration under Companies Act 2013 और एनी फॉर्मर इंडियन कंपनीज एक्ट. तो कोई भी कंपनी, उसका कैरेक्टरिस्टिक कि वो एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कि जो किसी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई है, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराया गया कंपनीज एक्ट के अंदर, और जिन लोगों ने मिलकर उसको बनाया है, तो दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन. तो वो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कि किसी भी एक्ट के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया हो. सेकेंड इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, दैट इज अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ क्रिएट करता है, इसका
ह्यूमन बींग्स की तरह या नॉर्मल पर्सन्स की तरह नेचुरल बर्थ नहीं होता है, इसको लॉ क्रिएट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। इट इज क्लोथ्ड विद ऑल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे मैंने बताया था कि कंपनी के पास उसकी सारी पावर्स होती हैं, वो अपने नाम से एग्जिस्ट करती है। इट कैन एंटर इनटू एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो कुछ भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, सब कुछ उसके अपने नाम से होता है। इट इज नॉट ऑन द नेम ऑफ द मेंबर्स और द अदर पीपल्स ऑफ द कंपनी। इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू, वो सब कुछ कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है या कुछ भी खरीद रही है, बेच रही है, तो नॉर्मल पर्सन जैसे सब करते हैं नेचुरल पर्सन, वो ये सब कर सकती है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। कौन सी? इट कैन नॉट बी सेंट टू जेल, उसको जेल नहीं भेजा जा सकता किसी भी कंपनी को। टेक एन ओथ, मैरी और प्रैक्टिस अ लर्न प्रोफेशन, तो ये सब काम कोई कंपनी नहीं कर सकती, उसको जेल नहीं भेजा जा सकता, वो कोई लाइक शपथ या जो हम कहते हैं वो नहीं ले सकती, ओथ नहीं ले सकती है, और कोई भी प्रोफेशन वो सीख नहीं सकती कि लाइक वो सोचेगी मैं सीए कर लूँ, आई शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इट कैन नॉट डू these kind of activities. So it is different from that natural person, जो एक natural person कर सकता है, but वो एक company ये नहीं कर सकती है। तो these are few exceptions to the rule कि it can do everything which a natural person can do. Third characteristic is independent legal entity. तो independent legal entity वही जो हमारा third point था, it has separate legal entity. A company has legal entity distinct and separate from its constituent members. जो हम इसको shareholders बता रहे हैं, तो company की अपनी separate entity होती है जो shareholder से अलग होती है। The principle of separate legal entity of the company was judicially recognized and clarified by the House of Lords in 1897 in the famous case of Salomon versus Salomon and Company Limited. तो ये वाला जो हम प्रिंसिपल कह रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, ये हमारा जुडिशियली रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है। मतलब बहुत सारे केस लॉज हैं इसके ऊपर जहां पर इस वाले प्रिंसिपल को यूज किया गया है, जहां ये बताया गया है कि जो भी कंपनी है वो अपने मेंबर्स से अलग एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वहां पर कंपनी की कोई भी लायबिलिटी है या कंपनी किसी भी चीज में इन्वॉल्व है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सारी लायबिलिटी उसके पार्टनर की हो जाएगी, सॉरी उसके मेंबर्स की हो जाएगी, उसके शेयर होल्डर्स की हो जाएगी। नो, वो जो भी लायबिलिटी है दैट बिलोंग्स टू द कंपनी ओनली, मेंबर्स आर नॉट लायबल फॉर द सेम। तो इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर कंपनी के नाम से कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है तो वहां पर कंपनी को स्यू किया जाएगा। कंपनी के जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, दे आर नॉट लायबल फॉर दैट बिकॉज ऑफ दिस सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये इसके लिए जो हम प्रूव करते हैं, तो ये सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड बहुत फेमस केस है, जो इंडिया में और बाहर कई जगह ये प्रिंसिपल बहुत बार यूज किया गया है। ये वाला जो केस लॉ है, इसको कई जगह यूज करके जो डिसीजंस हैं वो दिए गए हैं। A company is an autonomous body, self-controlling and self-governing. एक independent body, autonomous body मतलब independent है, किसी के ऊपर dependent नहीं है, अपने decision खुद ले सकती है, self-controlling है। It can hold and deal with any type of property of which it is the owner in any way it likes. तो जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है उसको वो कैसे भी डील कर सकती है, जिस तरीके से वो चाहे, वो उसको रखना चाहे, वो उसको बेचना चाहे, या उसके ऊपर वो कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहती है, एनीथिंग दे वांट, तो दे कैन, द कंपनी कैन वर्क इन हिज वे, as in a way as it likes. So this is the third feature, separate legal entity, separate from its members. It can enter into contracts, open a bank account in its own name, sue and be sued by its members as well as outsiders. तो वही जो था कि ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होती है। कि अगर यहाँ पे बात करें कि एक एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी के अंदर मिस्टर जॉन है, तो अगर जो कंपनी एक्स है अगर वो किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वो कंपनी एक्स के नाम से कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, उसका शेयर होल्डर या उसके डायरेक्टर के नाम से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अपने नाम से कंपनी का बैंक अकाउंट खोला जा सकता है कि अगर एक्स कंपनी है तो बैंक में उसका जो अकाउंट खुलेगा वो एक्स कंपनी के नाम से ही खुलेगा, उसमें किसी भी मेंबर की जरूरत नहीं है।
एंड द मेन थिंग इज कंपनी स्यू कर भी सकती है और कंपनी को स्यू किया भी जा सकता है बाय इट्स मेंबर्स, उसके मेंबर्स भी स्यू कर सकते हैं एज वेल एज आउटसाइडर्स, कि कोई भी लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर तो वो जो आउटसाइडर्स हैं, जो उसके क्रेडिटर्स हैं या उसके जो भी लाइक डिबेंचर्स वगैरह जो है, अगर वो पे ऑफ नहीं कर पा रही है टाइमली तो इट कैन बी स्यूड, कंपनी कैन बी स्यूड बाय दोज पीपल। नेक्स्ट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। The corporate property is clearly distinguished from the members' property. कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसके मेंबर्स की प्रॉपर्टी से अलग है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी को कुछ भी पे ऑफ करना पड़ता है, कि इन केस ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी अपने जब डेट्स पे ऑफ कर रही होती है तो उसमें सिर्फ कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वही यूज की जा सकती है, मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को कंपनी की प्रॉपर्टी के साथ मर्ज अप नहीं किया जाता। मेंबर्स की जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। इट कैन नॉट बी यूज टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ द कंपनी। No member can claim ownership rights in the company's property. तो क्योंकि कंपनी की अपनी अलग प्रॉपर्टी है तो कोई भी मेंबर कंपनी की प्रॉपर्टी पर अपना हक नहीं जता सकता, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी को बिलोंग करती है, उसमें मेंबर का कोई लेना देना नहीं है। मेंबर को क्या मिलता है? मेंबर को प्रॉफिट मिलता है, उसको डिविडेंड मिलता है, दैट बिलोंग्स टू द मेंबर्स। बट अगर कंपनी को कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो किसी मेंबर का उसके ऊपर राइट नहीं है, वो अपना उस पे हक जो है वो साबित नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज परपीचुअल एग्जिस्टेंस या परपीचुअल सक्सेशन। जो हमने कहा था कि मेंबर्स तो आते जाते रहते हैं बट उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी विल रिमेन देयर। The company's existence is not affected by the death or insolvency of its partner. तो ये हमारा डिफरेंट हो जाता है पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप में जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि पार्टनरशिप में फर्म को हम डिसॉल्व कर देते हैं, बट यहाँ पर कंपनी जो है वो वाइंड अप नहीं होती। कंपनी कब खत्म होती है? जब उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर उसका चलाना पड़ता है वाइंडिंग अप का, तभी कंपनी को बंद किया जा सकता है। मेंबर्स के आने जाने की वजह से कोई भी कंपनी की एग्जिस्टेंस को खतरा नहीं होता। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ अलोन कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ। तो क्योंकि ये लॉ ने क्रिएट किया है तो इसकी जो लाइफ को एंड कर सकता है वो भी सिर्फ लॉ कर सकता है, इसके अलावा कंपनी को कोई भी बंद नहीं कर सकता है। कि मेंबर्स ये सोचें कि नहीं हम अब इसको हमें नहीं चलाना, कि मेरा पार्टनर तो चला गया, मुझे कंपनी बंद करनी है, तो इस ग्राउंड्स पे कंपनी बंद नहीं होती है। देयर शुड बी प्रॉपर ग्राउंड्स ऑन विच लॉ विल टेक डिसीजन कि वेदर वी शुड वाइंड अप द कंपनी और नॉट। नेक्स्ट इज कॉमन सील। कॉमन सील मैंने बताया था क्योंकि इसकी अपने सिग्नेचर कंपनी खुद नहीं कर सकती है, तो दे हैव अ स्टैम्प बाय इट्स नेम। उसकी जगह उसका सिग्नेचर की जगह उसकी स्टैम्प लगाई जाती है। तो सिंस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लॉ हैज प्रोवाइडेड फॉर द यूज ऑफ अ कॉमन सील। तो क्योंकि वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो इसलिए लॉ ने उसको कॉमन सील प्रोवाइड की है कि वो कॉमन सील यूज कर सकते हैं विद द नेम ऑफ कंपनी एनग्रेव्ड ऑन इट, जिसपे कंपनी का नाम खुदा हुआ होना चाहिए, उस पे उठा हुआ होना चाहिए कंपनी का नाम, एज अ सब्सटीट्यूट फॉर इट सिग्नेचर। उसके सिग्नेचर की जगह कंपनी के नाम की सील होनी चाहिए जो किसी भी डॉक्यूमेंट पे लगाई जाती है बाय द नेम ऑफ कंपनी। Any document bearing the common seal of the company and duly witnessed by at least 2 directors will be legally binding on the company. तो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे कंपनी की सील लगी हुई है और 2 डायरेक्टर्स, कम से कम 2 डायरेक्टर्स ने विटनेस किया हुआ, विटनेस का मतलब कि उस पर साइन कर देते हैं, तो वो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो कंपनी के ऊपर लीगली बाइंडिंग होगा। कंपनी को वो जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर जो भी क्लॉज लिखे हुए हैं दैट दे नीड टू फुलफिल। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो हर एक कंपनी में जो ओनरशिप होती है और जो मैनेजमेंट होती है दे कैन बी सेपरेट। ठीक है, उसमें जरूरी नहीं है कि वो सेम ही होंगे। मैनेजमेंट कौन होती है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी को रन कर रहे होते हैं, डिसीजंस ले रहे होते हैं, वो हमारे मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। और ओनर कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए होते हैं, जिसमें जिनका स्टेक होता है कंपनी के अंदर, तो दीज आर यूजुअली आवर शेयर होल्डर्स। तो कंपनी इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स क्योंकि उनका वहां पर पैसा लगा हुआ है, उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो दे आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी।
एंड मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि उसके जो वर्किंग है, जो भी डिसीजंस है, वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखता है. तो दे आर सेपरेट. ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट इन द कंपनी. नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी. तो ये जो लाइबिलिटी की बात हो रही है, लिमिटेड लाइबिलिटी, दैट इज ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी की. बाकी हमने अभी पढ़ा था कि जैसे पहले हमने पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ा था कि जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कि अगर वहां पर कोई भी लाइबिलिटी है तो दे हैव टू यूज देयर पर्सनल एसेट्स आल्सो. बट इन केस ऑफ अ कंपनी द शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी. तो उस लिमिटेड की क्या डेफिनेशन है कि उन्होंने जो भी शेयर खरीदा हुआ है, जितनी उस पे अनपेड वैल्यू है, सिर्फ उनकी उतनी ही लाइबिलिटी बनती है, उससे ज्यादा उनकी लाइबिलिटी नहीं है. कि जैसे अगर कंपनी का शेयर 10 रुपए का था, उसपे से अभी उनकी पेड अप कैपिटल 8 रुपए है, तो 2 रुपए बाकी है उस पे. दिस इज द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर. 2 रुपीज इज द अनपेड वैल्यू. तो हर एक पार्टनर की कितनी लाइबिलिटी होगी? 2 रुपीज पर शेयर ओनली. उसके पास जितने भी शेयर हैं, तो 2 रुपीज पर शेयर सिर्फ उसकी लाइबिलिटी होगी. उससे ज्यादा कंपनी उससे पैसा डिमांड नहीं कर सकती है. दूसरा, अगर गारंटी कंपनी है, गारंटी कंपनी अगर किसी जो मेंबर्स हैं उन्होंने गारंटी दी हुई है कि अगर कुछ भी होगा तो आई विल पे दैट मच अमाउंट. तो अगर किसी ने कोई गारंटीड अमाउंट बताया हुआ है, तो उसकी उतनी ही गारंटी, जितना गारंटीड अमाउंट है उसको उतना देना पड़ेगा. उस केस में हम ये नहीं देखेंगे कि भाई उसका सिर्फ 2 रुपए अनपेड है तो उससे सिर्फ उतना ही पैसा कॉल किया जाएगा. उससे जितना भी उसने गारंटी दी है उतना पैसा उससे डिमांड किया जाएगा. तो द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी हैव लायबिलिटी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड. तो जितनी अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स है, सिर्फ उतनी ही उसकी लायबिलिटी बनेगी, उससे ज्यादा नहीं. और इन केस ऑफ अ गारंटी कंपनी, the members are liable to contribute the sum guaranteed by them. जितना sum guarantee किया है उतना उनको contribute करना पड़ेगा in case of winding up of the company. तो वो कब मांगा जाएगा? जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, क्योंकि तभी उसको सारे अपने डेट्स जितने भी हैं वो सब पे ऑफ करने पड़ेंगे. तो उस टाइम जो भी उनका अमाउंट होगी, लाइबिलिटी वैल्यू, वो उनसे कंट्रीब्यूट कराई जाएगी. नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. The shares of a public company are freely transferable and members can dispose of their shares whenever they like without seeking any permission from the company or other members. तो जो public company होती है, पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, कि मतलब वो एक से दूसरे को इजीली बेचे जा सकते हैं. उसमें किसी की उनको परमिशन की जरूरत नहीं है, कि अगर वो एक मिस्टर एक्स के पास है, वो वाई को देना चाहता है, तो दे कैन इजीली गिव इट टू देम. वहां पर उनको कंपनी से कोई परमिशन नहीं चाहिए या और किसी से कोई परमिशन की जरूरत नहीं. However, there are some restrictions on the transferability of shares of private company. तो पब्लिक कंपनी के केस में फ्रीली ट्रांसफरेबल है, बट प्राइवेट कंपनी अगर है तो वहां पर उनकी कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है, वहां पर उनको कुछ परमिशंस लेनी होती होंगी, वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते. ठीक है, जो हम कह रहे हैं ऊपर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, यहाँ पर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते. देयर आर फ्यू रेस्ट्रिक्शंस इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी. तो these are the various characteristics of the company. तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है. अगर किसी को कोई भी डाउट है अभी तक जितना हमने पढ़ा है, तो प्लीज क्यूए टैब में अपने डाउट्स लिखिए. कुछ बच्चे लिख रहे हैं ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. बेटा आई थिंक आपको कुछ मिला होगा वहां से, कि आपको कुछ आईडी वाईडी मिला होगा ना आपका, आपकी पे स्लिप जो आपने फी स्लिप होगी उसके ऊपर आपको कुछ दिए जाती है इंफॉर्मेशन, जिसके साथ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को. तो यू मस्ट चेक दैट ओनली. नहीं तो आप एसओएल की हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, वहां पर दे विल हेल्प यू आउट कि आप क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं. Now we will start the next topic, that is types of companies. There are various types of companies जो हमने ऊपर पढ़ा था. तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं that is private company. तो private company is under section 2 subsection 68.
तो प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? A private company means a company which has a minimum paid up share capital as may be prescribed. तो पहले क्या था, पहले प्राइवेट कंपनी की जो थी ना, पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट होती थी 1 लाख की, बट अब वो जो लिमिट है वो उन्होंने हटा दी है। अब क्या कहा है कि एज में भी प्रेस्क्राइब, जितना भी प्रेस्क्राइब्ड है उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जितना भी उन्होंने बोला हुआ है कि इतने मिनिमम कैपिटल के साथ कंपनी शुरू की जा सकती है। पहले ये अमाउंट 1 लाख था, बट अब ये वाला जो लिमिट है ये हटा दी है। तो इट इज एज मे बी प्रेस्क्राइब, ये वेरी करेगा, जितना भी दिया हुआ होगा उतना आप मिनिमम पेड अप कैपिटल के साथ प्राइवेट कंपनी को शुरू कर सकते हैं। एंड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन restricts the right of members to transfer its shares। तो जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी में शेयर जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, देयर आर फ्यू रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर यही वाला आपको पॉइंट दिया हुआ है कि ये अकॉर्डिंग टू एओए, कंपनी का जो भी एओए होता है वो वहां पर रेस्ट्रिक्ट करता है मेंबर्स के राइट को कि वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इट लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200 excluding members who are or were in the employment of the company। तो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट जो है किसी भी प्राइवेट कंपनी में वो 200 हो सकती है, 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। और इसमें कौन लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं? जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट आर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एंड ओनरशिप आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जिनका शेयर होता है। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि मैक्सिमम जो इनके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं वो 200 लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, जिसके अंदर जो भी मैनेजमेंट पीपल हैं या जो भी उनकी एम्प्लॉयज हैं वो उसमें एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस 200 बिलोंग्स टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी, द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। And it prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक इनविटेशन को प्रोहिबिट करता है, मना करता है, वो ओपनली पब्लिक से सब्सक्राइब नहीं कराता है। जैसे आपने देखा आईपीओ आते हैं या कुछ आता है, जो प्राइवेट कंपनी के आईपीओ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आईपीओ मतलब ओपन हो गया, नंबर ऑफ पीपल कैन आस्क फॉर दी शेयर्स, कि वो वहां पर उसका फॉर्म फिल करते हैं और शेयर को डिमांड करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर तो लिमिट हमारी मेंबर्स की मैक्सिमम 200 है, तो वहां पर वो वाला जो हमारा पॉइंट है वो फिट नहीं होता कि हम ओपनली सब्सक्रिप्शन इनवाइट करें। ठीक है, तो इसलिए प्राइवेट कंपनी जो है इट प्रोहिबिट्स इनविटेशन टू द पब्लिक। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी इज 2। तो कम से कम 2 लोग और मैक्सिमम 200 ये लोग मिलके एक प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए अगर प्राइवेट कंपनी को शुरू करना है। तो प्राइवेट कंपनी मस्ट ऐड द वर्ड प्राइवेट इन इट्स नेम। तो अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है तो जो भी कंपनी का नाम होगा उसमें प्राइवेट वर्ड जरूर आएगा। जैसे आपने लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड, तो जहां पे भी कोई प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने नाम में प्राइवेट वर्ड लगाना उसको कंपलसरी होता है। It's governed by the law। Private company is allowed to work with at least 2 directors। कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसकी डायरेक्टर्स की लिमिट 2 है कि अगर उसको 2 डायरेक्टर मिल जाते हैं तो उन 2 डायरेक्टर्स के साथ वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दिस इज द प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी बताया कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी हो सकती है अगर वो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ले रही है, और उसके बाद उसमें जो शेयर्स होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, ओपन पब्लिक सब्सक्रिप्शन वहां पर वो प्रोहिबिट करते हैं, और वहां पर मैक्सिमम लिमिट मेंबर्स की 200 होती है और मिनिमम 2 होती है। तो दीज आर दी फ्यू फीचर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी इज अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। तो पब्लिक कंपनी क्या है? अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो कोई भी पब्लिक कंपनी जो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसको पब्लिक कंपनी बोला है। इसके अलावा इट इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो उस प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी बोला जा रहा है अगर वो कंपनी सब्सिडरी है उस कंपनी की जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। मतलब जो कोई हमारी अगर सपोज हमारी कोई
पब्लिक कंपनी है। आपने सब्सिडरी कंपनी पढ़ा होगा, सब्सिडरी कंपनी डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। तो पब्लिक कंपनी कौन है? एक तो जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो हमारी पब्लिक कंपनी है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी नहीं है का मतलब उसके फीचर्स उसके अंदर नहीं है, जो हम अभी ऊपर फीचर्स पढ़ के आ रहे हैं, अगर वो फीचर्स इस कंपनी के अंदर नहीं है तो वो एक पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। दूसरा, अगर ये एक प्राइवेट कंपनी है बट दिस इज सब्सिडरी ऑफ द कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, कि अगर एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है वो भले ही प्राइवेट होगी बट उसको पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा क्योंकि वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। A public company must have a minimum of 7 members. तो पब्लिक कंपनी शुरू करने के लिए कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए थे, जो प्राइवेट में आपको मिनिमम 2 दिए गए थे, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, वहां पर मिनिमम मेंबर्स 2 थे, यहाँ पर मिनिमम मेंबर्स 7 है। The shares of public company are freely transferable. पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, कोई भी अपने शेयर एक से दूसरे को बेच सकता है, उसके लिए उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। There is no restriction on the maximum number of members in case of a public company. तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर्स कितने होने चाहिए मेंबर्स की, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इसमें जितने चाहें उतने मेंबर्स हो सकते हैं। तो जैसे आपने बहुत सारी कंपनीज सुनी होंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, तो दे आर पब्लिक कंपनी, वहां पर वो ओपनली उनसे सब्सक्रिप्शन मंगाते हैं। तो वो जो हमारा थर्ड पॉइंट ऊपर था, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन फ्रॉम द पब्लिक टू सब्सक्राइब, तो यहाँ पर दे कैन इनवाइट सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम द पब्लिक, क्योंकि वहां पर लिमिट नहीं है, जितने लोग चाहें उतने सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनको अलॉटमेंट भी उतना शेयर्स का किया जा सकता है। A public company may invite the public to subscribe for any shares in or debentures of the company. तो ये वही बता रहा है कि they can invite subscription from the public. And the last is public company is allowed to work with at least 3 directors. So public company कब काम शुरू कर सकती है? जब उसके पास कम से कम 3 डायरेक्टर्स हो, ठीक है। तो ये थी हमारी पब्लिक कंपनी। तो इसमें कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी। तो बहुत इजीली यहाँ पर आप उसको जज कर पा रहे हो कि एक तो मिनिमम मेंबर्स और मैक्सिमम मेंबर्स, ये दोनों का अलग है। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स थे, पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, बट इसमें कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, बट पब्लिक कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए। तो दीज आर द वेरियस बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी। तो द क्वेश्चन sometimes has come in exam to differentiate between these two. Now the third type of company is the government company under section 2 subsection 45. तो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है? इट मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, और पार्टली by the central government and partly by one or more state governments. तो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है? कोई भी कंपनी जिसमें कम से कम 51% जो है पेड अप शेयर कैपिटल वो सरकार के पास होती है, ठीक है। सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी मतलब सरकारी कंपनी। तो सरकारी कंपनी कब बनेगी? जब उस कंपनी में सरकार का शेयर होगा और मेजॉरिटी शेयर होगा। तो मेजॉरिटी कब आती है? 100% में से 50% से ज्यादा होगा तो 51%। तो अगर किसी कंपनी के कम से कम 51% शेयर सरकार के पास है, कौन सा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है कि उसमें 51% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या फिर एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास, कि सपोज दिल्ली के पास है या महाराष्ट्र के पास है, या 2 सरकार मिलके भी उसके अंदर 51% होल्डिंग ले सकती है, कि दिल्ली और महाराष्ट्र ने मिलकर 51% शेयर लिया तब भी वो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके उसके अंदर शेयर कर सकते हैं। Please, I'm checking few students are waiting, I think, to join the class. Let me see what's the issue. Why people are not able to join?
I do not understand actually. मैम ये चलता ही रहेगा, किसी की माइक्रोसॉफ्ट इस वजह से। Actually, few messages are coming कि the students are not able to join live. मैं उनसे बात कर लूंगी जो क्लासेस करवा रहे हैं, आप क्लास पढ़ाते रहिए। ठीक है, ओके। ठीक। A government company may be private company or a public company. तो गवर्नमेंट कंपनी कोई भी हो सकती है, उसमें प्राइवेट कंपनी के भी फीचर्स हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक कंपनी ही गवर्नमेंट कंपनी होगी, एक प्राइवेट कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि उसके जितने भी शेयर्स हैं उसमें 51% शेयर सरकार के पास होंगे, तो वो हमारी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। A government company is not an agent of the government as it is a juristic person different from its members. तो जो गवर्नमेंट कंपनी है वो कोई सरकार की एजेंट नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमारा कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, तो वो प्रिंसिपल हमारा गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर सरकार की उसमें होल्डिंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वहां पर कोई भी नुकसान है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी कि हर आदमी सरकार के पास पहुंच जाएगा कि ये तो आपकी कंपनी थी, अब मुझे नुकसान हुआ, अब आप उसकी भरपाई करो। नो, लाइक एनी अदर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर। So the government will not be liable to pay off any of the debts to other members. सरकार की भी जितना उसका लाइबिलिटी शेयर होगा सरकार भी उतना ही पे करेगी, उससे ज्यादा वो पे नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल सेपरेट लीगल एंटिटी। A subsidiary of a government company shall also be treated as a government company. तो जैसे हमने पब्लिक कंपनी में पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी की कोई भी सब्सिडरी है वो भले प्राइवेट कंपनी है तो वो पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। इसी तरह अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी ही होती है। Last point is a government company is prohibited from making political contributions. तो गवर्नमेंट कंपनी जो है वो कोई भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। दे हैव बीन प्रोहिबिटेड टू मेक एनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। कि सपोज सरकार ने कहीं पैसा लगा दिया, अब सोचे वहां का पैसा मैं अपनी सरकार के लिए यूज करता रहूं या किसी और पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज करता रहूं, तो दे कैन नॉट यूज दैट मनी फॉर दैट पर्पस। So I think government company will be clear to all. Now the next type of company is holding company and subsidiary company. जो हम अभी ऊपर subsidiary बार बार पढ़ रहे थे, तो holding, सबसे पहले holding company, a company which controls another company is known as holding company. तो जो कंपनी दूसरे कंपनी को कंट्रोल कर रही है उसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। एंड द कंपनी सो कंट्रोल्ड, और जिस कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा है वो हमारी सब्सिडरी कंपनी होती है। ठीक है, तो अ कंपनी शेल बी डीम्ड टू कंट्रोल अनदर कंपनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो यहाँ पर जो ऊपर हम कह रहे हैं अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है तो वो होल्डिंग कंपनी है। तो कंट्रोल इन द सेंस किस तरीके से कंट्रोल कर रही है? इफ इट कंट्रोल्स द मेजॉरिटी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी। दूसरी कंपनी के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अगर उसमें मैक्सिमम डायरेक्टर्स इस वाली कंपनी के होते हैं कि सपोज कंपनी एक्स कंपनी वाई, तो अगर कंपनी वाई में 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिसमें से 4 डायरेक्टर अगर कंपनी एक्स के होते हैं तो इसका मतलब एक्स इज द होल्डिंग कंपनी, क्योंकि 7 में से 4 डायरेक्टर एक्स कंपनी के वहां पर जो है कंट्रोल कर रहे हैं, मेजॉरिटी कंपोजिशन एक्स कंपनी के डायरेक्टर्स की है, तो वहां पर एक्स विल बी द होल्डिंग कंपनी एंड वाई विल बी द सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, क्योंकि 7 है तो 7 में मेजॉरिटी 4 मेंबर्स आते हैं, मेजॉरिटी हो जाती है। तो अगर ये 4 मेंबर पहली कंपनी के हो जाएंगे तो उस पहली कंपनी का कंट्रोल दूसरी कंपनी के ऊपर हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट वे टू कंट्रोल अनदर कंपनी। सेकेंडली, if it exercises or controls more than 1/2 of the total share capital either at its own or together with one or more of its subsidiary company। तो अगर किसी कंपनी का कि सपोज जो हम एग्जांपल ले रहे हैं एक्स और वाई कंपनी, तो अगर वाई कंपनी के मोर देन हाफ लाइक 51% शेयर्स अगर एक्स कंपनी के पास हैं, शेयर होल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर 51% शेयर होल्डिंग एक्स के पास है तो एक्स विल बी दी होल्डिंग कंपनी एंड वाई विल बी दी सब्सिडरी।
ठीक है, ये दूसरा तरीका है। तो पहला क्या था कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेजॉरिटी पहली वाली कंपनी की होगी तो वो उसको कंट्रोल करेगी, तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। दूसरा, अगर इसके पास 51% या उससे ज्यादा अगर शेयर्स हैं कंपनी के, तो जिसके पास 51% शेयर हैं वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी और दूसरी वाली हमारी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। या अगर 51% किसी कंपनी ने अपनी सब्सिडरी के साथ मिलके उससे उस कंपनी के लिए हुए, तो वो भी होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी। A company shall be deemed to be the holding company of another company if another company is subsidiary of the first mentioned subsidiary company. तो इसका क्या मतलब है, अगर हम शॉर्ट में बात करें कि एक X कंपनी है, X की सब्सिडरी Y है और Y की सब्सिडरी Z है, ठीक है, तो Z जो है वो X की भी सब्सिडरी मानी जाएगी। 3 कंपनीज मैंने बताई, X, Y, Z। Y is the subsidiary of X। Y जो है X की सब्सिडरी है और Z जो है वो Y की सब्सिडरी है। तो इसका मतलब जो Z है वो X की भी सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी। X का कंट्रोल Z कंपनी में भी चलेगा। तो दिस इज द सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी। तो उसमें होल्डिंग कंपनी का पूरा कंट्रोल वहां पर रहता है। तो दिस इज होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी इज foreign company under section 2 subsection 42. The foreign company, as the name suggests, कोई भी company if it is incorporated outside India which has a place of business in India whether by itself or through an agent physically or through electronic mode and conducts any business activity in India in any other manner. तो फॉरेन कंपनी कौन सी है? कोई भी कंपनी अगर इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, क्योंकि इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है तो वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या किसी और एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होगी, बट बाहर तो दूसरे लॉज उनके, जो सपोज अगर कोई अमेरिका की कंपनी है तो वहां पर वो अमेरिकन उनका कुछ एक्ट होगा जिसके अंडर कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, उनके अपने लॉज होंगे, अपने प्रोविजंस होंगे जो उन कंपनी ने फुलफिल किए होंगे। तो अगर कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया है, वो इंडिया में काम कर रही है, वो उसके एजेंट के थ्रू कर सकती है, वो खुद यहाँ पे एक उसका कंपनी स्टैब्लिश कर सकती है, या फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसे हम एग्जांपल लें अमेजोन का, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम कर रही है इंडिया में, बहुत अच्छा काम कर रही है कि हाँ सब ऑनलाइन शॉपिंग वहां से कर रहे हैं। तो दिस इज द फॉरेन कंपनी की जो इनकॉर्पोरेटेड तो आउटसाइड इंडिया है बट इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बाय एनी ऑफ द मींस, किसी भी तरीके से इंडिया में काम कर रही है, वो फिजिकली भी कर सकती है और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड या इसके अलावा भी कोई तरीका जिससे अगर उसका बिजनेस इंडिया में चल रहा है तो दैट कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट इज वन पर्सन कंपनी। तो वन पर्सन कंपनी आपने जैसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप वो एक फर्म होती थी, ठीक है, तो उसमें वो एक सिंगल पर्सन काम करता था तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते थे। तो उसमें अब उन्होंने चेंज कर दिया, वन पर्सन कंपनी कर दिया। तो ये क्या है, इसमें उसको दोनों फीचर्स मिलते हैं, उसको दोनों फायदे होते हैं, प्रोप्राइटरशिप का भी फायदा होता है और कंपनी का भी, जो भी कंपनी को फायदे मिल रहे होते हैं वो भी सारे बेनिफिट्स यहाँ पर अवेल कर सकता है। तो दिस इज The Companies Act 2013 introduced the concept of one person company. तो ये जो वन पर्सन कंपनी है, ये जो अभी कंपनीज एक्ट 2013 आया था, लेटेस्ट एक्ट जो है हमारा, उसके अंदर ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वन पर्सन कंपनी का, टू प्रोवाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ प्रोप्राइटरशिप एंड कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो उन दोनों के वहां पर बेनिफिट प्रोवाइड करता है, प्रोप्राइटरशिप के भी और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के भी वहां पे फायदे उसको मिलते हैं। वन पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। तो एज अ, इसका नाम ही वन पर्सन कंपनी है, तो उसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है। And OPC is incorporated as a private company and is treated as a private company for all legal purposes with only one member. तो इसका जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो प्राइवेट कंपनी की तरह होता है और इसको ट्रीट भी प्राइवेट कंपनी की तरह किया जाता है कि जो उसके सारे प्रोविजंस हैं
जो भी रूल्स उसके ऊपर लगे हुए हैं वही सारे रूल्स यहाँ पर 1% कंपनी के ऊपर भी लगते हैं, बट इसमें सिर्फ 1% होता है। The name of OPC shall include the word OPC within bracket below the name of the company. तो जैसे अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती थी तो उसके नाम में उसको प्राइवेट वर्ड लगाना होता था। इसी तरह अगर कोई 1% कंपनी किसी ने एस्टैब्लिश किया तो जो भी उसकी कंपनी का नाम होगा उसके ब्रैकेट में उसको OPC लिखना पड़ेगा। 1% कंपनी, they need to mention in their name within bracket. The person who is to form an OPC has to give a separate name and legal identity to the company under which all the activities of business are to be carried out. तो 1% कंपनी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने नाम से चलाना शुरू कर देगा कि यहाँ पर मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए ने वो कंपनी एस्टैब्लिश की है और वो अपने नाम से बिजनेस कंडक्ट कर रहा है। नो, बिकॉज इट इज अ कंपनी, तो वहां पर जो कंपनी का अपना एक फीचर है कि कंपनी अपने नाम से एस्टैब्लिश होती है, ठीक है, उसकी अपनी एक लीगल आइडेंटिटी होती है। तो जो भी पर्सन है जिसने ये ओपीसी फॉर्म किया है उसको कंपनी को एक सेपरेट नाम देना होगा, उसकी लीगल आइडेंटिटी, जिसके जो उस नाम से वो सारी एक्टिविटीज वहां पर कैरी ऑन करेगा। मिस्टर ए के नाम से एक्टिविटी नहीं होगी, कंपनी का जो भी नाम रखा जाएगा उसी के नाम से वो सारा कंपनी की एक्टिविटीज की जाएगी। The person has to nominate a person with that person's written consent as a nominee of the OPC to ensure perpetuity and continuity to the life of the company. क्योंकि 1% जो है वो भी एक कंपनी ही बनाई गई है तो उसमें हमारा फीचर होता है परपीचुअल सक्सेशन, कि कोई भी मेंबर आए जाए उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे, उसकी वर्किंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की लाइफ जो है वो एक लॉन्ग टर्म लाइफ लेके आती है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी पर्सन ने ये एस्टैब्लिश की है वो किसी पर्सन को नॉमिनेट करता है, उस पर्सन की कंसेंट के साथ, उसकी रिटन कंसेंट चाहिए, वो उसको नॉमिनी बनाता है कि अगर मैं नहीं हूँ, कि मुझे कुछ भी होता है कि मैं रिटायर हो गया हूँ या मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ विद एनी ऑफ द रीजन, तो मेरे बाद ये वाला पर्सन जो है ये कंपनी को कंटिन्यू करेगा। तो वहां पर एक नॉमिनी पहले से नाम दिया जाता है और उसकी रिटन कंसेंट भी साथ में लगानी होती है कि ही इज रेडी टू बी द नॉमिनी ऑफ दैट पर्सन। लास्ट वन इज an OPC is allowed to work with at least one director with a maximum of 15 directors. तो कोई भी OPC जो है उसमें मिनिमम एक डायरेक्टर के साथ उसको काम करने की परमिशन है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स चाहिए कम से कम, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए, पर OPC में कम से कम एक डायरेक्टर चाहिए उसकी वर्किंग के लिए, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 15 है। तो ये जो 15 डायरेक्टर की मैक्सिमम लिमिट है ये हर एक कंपनी में, किसी भी कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। मिनिमम चेंज हो रहे हैं, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, बट मैक्सिमम लिमिट ऑफ डायरेक्टर इज सेम इन एवरी कंपनी। मैक्सिमम लिमिट 15 ही है डायरेक्टर्स की। So this is 1% company. Now next is small company. A small company is a company other than a public company whose paid up share capital does not exceed rupees 50 lakh or such higher amount as may be prescribed. तो small company कौन है? It is other than a public company. Public company से अलग है जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल उस कंपनी की 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, और अगर उन्होंने एओए में अपना कुछ हायर अमाउंट कुछ प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि वो इतने अमाउंट के साथ वो कंपनी एस्टैब्लिश करेंगे तो वो हो सकता है, नहीं तो 50 लाख की लिमिट है इसकी। टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो पेड अप शेयर कैपिटल की बात करें तो वो 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, और टर्नओवर की बात करें जो उन्होंने लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उसमें टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड ₹2 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। तो दैट कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल कंपनी, बट देयर आर few exceptions. A small company cannot be a holding company or a subsidiary company.
कोई भी स्मॉल कंपनी जो है वो होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उनका अलग क्लास ग्रुप बनाया हुआ है। जैसे हमने अलग टाइप ऑफ कंपनी पढ़ी है कि होल्डिंग कंपनी अलग है, सब्सिडरी अलग है, तो स्मॉल उन सब से अलग है। कोई भी स्मॉल कंपनी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती। या फिर अगर कंपनी इफ इट इज रजिस्टर्ड विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो उसको हम स्मॉल कंपनी नहीं बोलते। तो अंडर सेक्शन 8 कौन सी कंपनीज होती हैं? एनपीओ जो होती है हमारी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है हमारी, दैट आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, तो उनको हम स्मॉल कंपनी नहीं बोलते हैं। एंड अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, या कोई भी कंपनी जो है अगर किसी स्पेशल एक्ट के अंदर वो इस्टेब्लिश्ड है, उसको गवर्न करती है। कि लाइक हमारे बहुत सारे स्पेशल एक्ट होते हैं कि सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है तो वो ICAI जो हमारा वो गवर्न करता है, या फिर हमारे बैंक्स होते हैं तो उनके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है, तो उनको हम स्मॉल कंपनी कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट इज एसोसिएट कंपनी। Associate company in relation to another company means a company in which that other company has significant influence, but which is not subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company. तो एसोसिएट कंपनी जो है ये दूसरी कंपनी के रिलेशन में बताया जा रहा है। तो अगर किसी कंपनी का दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब उसकी से है, उसका ज्यादा वहां पर लाइक जैसे कहते हैं दबदबा चलता है, या उसका ज्यादा वहां पर लाइक कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो वो ज्यादा वहां पर इन्फ्लुएंस करते हैं सबको, उनके डिसीजन ज्यादा माने जाते हैं, तो वो कंपनी उसकी एसोसिएट कंपनी बोला जाता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस, जो हम ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसका क्या मतलब है? कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल और ऑफ बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट। तो अगर उसकी टोटल शेयर कैपिटल का कम से कम 20% दूसरी कंपनी के पास है, या फिर उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया हुआ है कि कोई भी बिजनेस डिसीजंस होंगे तो दूसरी कंपनी का उसमें इन्फ्लुएंस रहेगा, उसकी से होगी डिसीजंस के अंदर, तो वो हमारा वहां पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाता है और वो कंपनी जो है उस कंपनी की एसोसिएट कंपनी बताई जाती है। Next is dormant company that is under section 455. तो dormant company कौन सी है? A company which is formed and registered under this act. This act मतलब Companies Act 2013 और any former act, जो कोई act पहले आया हुआ है अगर उसके अंदर registered है, for a future project or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction. Such a company or an inactive company may make an application to the registrar for obtaining the status of dormant company. तो कोई भी कंपनी जो इस एक्ट के अंदर बनी हुई है, रजिस्टर्ड है, किस पर्पस के लिए? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। मतलब एट प्रेजेंट अभी वो कुछ नहीं कर रही है, उसके कोई टर्नओवर नहीं है, उसकी कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है, एक फ्यूचर प्रोजेक्ट को लेके काम करने की। जैसे सपोज कोई मेडिसिन आ रही है, जैसे हम बात कर रहे हैं पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस हमारा जो चल रहा है, तो उसकी मेडिसिन प्रिपेयर की जा रही है, ठीक है। बट अभी वो इंडिया की बात करें तो अभी वो कोई हमारी इन हैंड तो हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, उसके ऊपर काम चल रहा है। तो दिस इज द फ्यूचर प्रोजेक्ट कि फ्यूचर में वो दवाई आनी है, और उस दवाई आने के बाद अगर वो कंपनी वहां पर है कि उसने अपने नाम के अंदर वो एक दवाई बना रही है, तो वो फ्यूचर में उसको सेल करना शुरू करेगी, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स फ्यूचर में होंगी, ठीक। तो ये हमारी वो वाली कंपनी है। और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, कि उसके पास एसेट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बट कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। जैसे मैंने बोला कि फ्यूचर प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, तो अभी वो इनके पास एट प्रेजेंट कुछ नहीं है जिसके रिगार्डिंग वो ट्रांजेक्शन करेंगे, तो वो वहां पर ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। तो उस कंपनी को, या इनएक्टिव कंपनी, वो जो है फिर वो रजिस्ट्रार के पास एक एप्लीकेशन देते हैं, वहां पर एक एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं कि हमारी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दिया जाए। तो वो खुद डिमांड करते हैं कि हमारी कंपनी को डोरमेंट कंपनी बनाया जाए, तो रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन दी जाती है।
ठीक है, तो डोरमेंट कंपनी जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो एट प्रेजेंट उनकी कोई एज सच ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, बट फ्यूचर में उनकी ट्रांजेक्शन्स होनी होती हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग, उस टाइम तक के लिए वो अपनी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दिलवा देते हैं। तो यहाँ पे आया था इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी कौन सी होती है? which has not been carrying on any business or operation during the last 2 financial year, जिन्होंने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कोई भी बिजनेस कैरी ऑन नहीं किया था और कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पिछले 2 सालों में नहीं थी, या फिर उन्होंने जो है अपनी एनुअल रिटर्न्स या फाइनेंशियल रिटर्न्स लास्ट 2 ईयर्स में फुलफिल कोई भी फाइल नहीं की थी, तो वो हमारी कंपनी इनएक्टिव कंपनी होते हैं, जिन्होंने पिछले 2 साल में कोई काम नहीं किया। ठीक है, तो अगर जो ये डोरमेंट कंपनी उन्होंने बनवा ली, उनको दोबारा एक्टिव कराना है, तो इट दे कैन मेक दैट कंपनी एक्टिव, कि जब उनका वो फ्यूचर प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, नाउ दे वांट टू एंटर इनटू द ट्रांजैक्शंस, तो उस केस में they need to submit an application accompanied by such documents and fees as may be prescribed. तो अपनी कंपनी को एक्टिव कंपनी बनाने के लिए उनको दोबारा से एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ, जो भी रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद वो सबमिट करने के बाद उनकी कंपनी जो है वो वापस से एक एक्टिव कंपनी बन जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा जो हमने किया। सिलेबस में आपका यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर आपका जो पूरा कंपनी लॉ है दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स, जिसकी मैंने वेटेज बताई थी ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स पर यूनिट आपका जो है वो सिलेबस रहता है। तो आज हमने यूनिट 1 स्टार्ट की है, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ, जहाँ पर हमने आज कंपनी क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड द टाइप्स ऑफ कंपनी, वो हम यहाँ पर कर रहे थे। और किसी की कोई क्वेरीज हैं, दे कैन आस्क हियर। कंपनी जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है, या फिर कोई भी पुराना कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी कंपनी रजिस्टर होती है, उसको हम कंपनी कहते हैं। जो कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्योंकि वह नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, बाय द लॉ इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, और उनका जो है परपीचुअल सक्सेशन होता है, इट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, मेरी तरफ से हो गया। हाँ जी, हाँ जी। क्वेरीज पूरी हो गई, बेशक आप लीव कर सकते हैं। मैम कितने स्टूडेंट्स थे आज, कुछ बताएंगे मुझे? आपके हैं 260 स्टूडेंट्स, वैसे मैक्सिमम 288। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके, फिर मैं बंद कर दूं आपको? हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम, बाय बाय जी।